हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में श्वसन तंत्र को समझाएंगे। श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है। श्वसन तंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन तंत्र और अंतः श्वसन तंत्र। बाह्य श्वसन तंत्र रक्त व फेफड़ों के बीच होता है, रक्त व सेल के बीच अंतः श्वसन होता है। अंतः श्वसन रक्त व सेल के बीच होता है। इंस्पायरेशन का मतलब दोस्तों जो सांस हम अंदर लेते हैं उस समय हम क्या क्या अंदर ग्रहण करते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन 21%, CO2 0.4% और नाइट्रोजन 78% होती है दोस्तों। एक्सपायरेशन वह श्वसन जब हम बाहर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसमें O2 हमारी 16% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और नाइट्रोजन हमारी 78% होती है। आज और इसके बाद दोस्तों श्वसन तंत्र की कुछ टर्मोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एयर क्या होती है। जो श्वसन हम पूरी ताकत से अंदर लेते हैं और आराम से छोड़ देते हैं उसे जो लगभग 32,000 यानी 3200 ml दोस्तों 3200 ml के बराबर होती है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एयर दोस्तों आराम से ली व पूरी ताकत से छोड़ी जो लगभग 1200 ml के बराबर होती है, उसे सप्लीमेंट्री एयर के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी वह क्षमता होती है जो हमारे फेफड़ों द्वारा पूरी ताकत से ग्रहण की जाती है और यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या क्या शामिल होता है। टाइडल वॉल्यूम या जो 500 ml होता है। IRV इंस्पायरेशन 3200 ml। ERV जो हम पूरी ताकत से छोड़ते हैं, पूरी ताकत से छोड़ते हैं, लगभग 1200 ml के बराबर होती है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम आराम से लिया और आराम से छोड़ दिया, श्वसन टाइडल वॉल्यूम होता है जो लगभग 500 ml के बराबर होता है। TLC टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी 4800 ml होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। जब हम पूरी ताकत से लेते हैं और पूरी ताकत से छोड़ते हैं, इसके दौरान जो शेष वायु हमारी ट्रेकिया, ये दोस्तों ट्रेकिया है, ट्रेकिया में जो हमारी वायु शेष रह जाती है और फेफड़ों में कुछ वायु शेष रह जाती है जिससे कि हमारे फेफड़े चौक ना हो जाए, नली चौक ना हो जाए यानी चिपक ना जाए, वो वायु कभी नहीं निकलती है, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं जो लगभग 1200 ml होती है। इस प्रकार टोटल लंग कैपेसिटी हमारी 6000 लगभग 6 लीटर के बराबर होती है। 6000 ml या 6 लीटर के बराबर होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम अभी हमने समझाया आपको 1200 ml जो हमारी अंदर रह जाती है। ब्रीथ रेट माफ करना दोस्तों, ब्रीथ रेट हमारी 12 से 20 लगभग हम ब्रीथ रेट यानी श्वसन दर हमारी होती है जो हम 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार श्वसन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, छोड़ते हैं। अब आ गया इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं दोस्तों। VO2 मैक्स क्या है दोस्तों। VO2 मैक्स वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम O2 कंजप्शन, वॉल्यूम ऑफ
मैक्सिमम O2 कंजप्शन। ये क्या होता है? मैक्सिमम हार्ट रेट के दौरान, मैक्सिमम हार्ट रेट के दौरान, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं और उस समय हमारी हार्ट रेट मैक्सिमम हो जाती है, उस दौरान 1 मिनट में ली मैक्सिमम ऑक्सीजन, यानी मैक्सिमम हार्ट रेट के दौरान 1 मिनट में ली ऑक्सीजन, इसको हम VO2 मैक्स कहते हैं। ये इसलिए होता है दोस्तों कि हम 1 मिनट में कितनी अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। इसको मापने के लिए दोस्तों 220 माइनस एज, 220 माइनस एज, यानी 220 माइनस एज, इस फॉर्मूले को लगाकर हम अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट माप सकते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है? एक्सरसाइज के बाद रिकवरी के दौरान, एक्सरसाइज के बाद रिकवरी के दौरान ली उधार वायु। दोस्तों जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उस समय हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। इस समय हमारा शरीर सेल्स से और बॉडी पार्ट से सबसे ऑक्सीजन को डेप्ट करता है, यानी उधार लेता है। और एक्सरसाइज रुकने के बाद उस ऑक्सीजन की पूर्ति वो अधिकतम वायु अंदर लेकर करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? उसको ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट लंबी अवधि की गतिविधियों में, लंबी अवधि की गतिविधियों के दौरान जो हमें शुरुआती परेशानी होती है, यानी जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, उसको झेलकर हमारा शरीर जब किसी कार्य को, एक्सरसाइज को लगातार यानी कंटिन्यू रखता है तो हमारे अंदर सेकंड विंड आना शुरू हो जाती है। सेकंड विंड आना शुरू हो जाती है। जो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, हमारा शरीर धीरे धीरे उसको पुनः ऑक्सीजन में बदलने लगता है। इसको सेकंड विंड कहते हैं। अब हम आगे श्वसन तंत्र के पार्ट और उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। नजल पार्ट, नजल नाक को 2 भागों में बांटती है। नजल नाक को 2 भागों में बांटती है। दोनों भागों में छोटे छोटे बाल होते हैं। दोनों भागों में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये फिल्टर का कार्य करते हैं। जो O2 हम अंदर लेते हैं, यानी जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसको फिल्टर करते हैं। इस फिल्टर के दौरान हमारे अंदर कोई बड़ा धूल का कण ना चला जाए और ऑक्सीजन जो हम गर्म लेते हैं उसको नम करके अंदर भेजती है। फेरेंक्स, श्वसन व पाचन का कॉमन भाग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये मुख गुहा और स्वर यंत्र के पीछे स्थित होता है। ये मुख गुहा और स्वर यंत्र, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, के पीछे स्थित होता है। ये नाक गुहा को स्वर यंत्र यह नाक गुहा मुंह को स्वर यंत्र को जोड़ता है। ये नाक गुहा व मुंह को स्वर यंत्र से जोड़ता है। O2 यहाँ से आगे रखी ट्रेकिया में व भोजन नाल में चला जाता है। यहाँ से आगे ट्रेकिया में भोजन नाल में चला जाता है। भोजन निगलते समय एपिग्लोटिस स्वर यंत्र मुख्य भाग नेजोफेरेंक्स, ओरंगोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स के प्रवेश द्वार को कवर करता है। एपिग्लोटिस भोजन निगलते समय हमारी श्वसन नली को कवर करता है, जिससे भोजन हमारा फेफड़ों में ना चला जाए। भोजन व पानी हमारे फेफड़ों में
ना चला जाए। ये मुख्य काम होता है हमारे एपिग्लोटिस का। आगे हमारा तीसरा पार्ट होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो ग्रसनी के ऊपर श्वसन नली के बीच एक बॉक्स जैसी संरचना है, जिसका कार्य भोजन व जल को वायु मार्ग से बाहर रखना। मुख्य कार्य हवा की सहायता से स्वर उत्पन्न करना होता है। इसको एडम्स एम्पल भी कहते हैं। इसको एडम्स एम्पल भी कहा जाता है। ट्रेकिया, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप या श्वास नली कहते हैं, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, जिसका व्यास 2 से 2.5 सेंटीमीटर, जो ग्रास नली के सामने होती है। ये हायालिन कार्टिलेज की बनी होती है। इसमें सी टाइप छल्ले लगभग 16 से 20 हैं, जो 16 से 20 हैं, उनसे घिरी हुई होती है। ये छल्ले इन छल्लों का मुख्य कार्य होता है दोस्तों कि जब हम श्वसन लें या छोड़ें, उसके दौरान हमारी श्वसन नली जो है उसको वो चिपक ना जाए, यानी जो रिंग होती हैं उनको अलग अलग रखती है, को चिपकने से रोककर ताकत प्रदान करता है और श्वसन नली को ताकत भी प्रदान करता है। मुख्य कार्य हवा को दाएं बाएं ब्रोंची में भेजना। किसका? ट्रेकिया का। दायां ब्रोंची मजबूत होता है व चौड़ा होता है बाएं से। इसलिए दोस्तों दाएं फेफड़े में, यहीं पे लिख देता हूँ, दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं और बाएं फेफड़े में दोस्तों 2 लोब्स पाए जाते हैं, जो हम यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखो दोस्तों, 1 2 3, इधर सिर्फ 2 ही, क्या इधर हमारे सिर्फ 2 ही लोब्स हैं। आगे देखिए दोस्तों, ब्रांचेस प्राथमिक ब्रांचेस दाएं बाएं भाग में बटी होती है। ब्रांचेस दोस्तों, ब्रांची के बाद जो टहनियां निकली होती हैं उनको ब्रांचेस कहा जाता है। प्राथमिक ब्रांचेस दाएं बाएं भाग में बटी होती हैं। ये ब्रांची O2 को दाएं बाएं फेफड़ों में ले जाती हैं। ये ब्रांची ऑक्सीजन को दाएं बाएं फेफड़ों में ले जाती हैं, जो आगे चलकर कई शाखाओं में बंट जाती है या बढ़ती है। फेफड़े दायां फेफड़ा, अभी हमने ऊपर बताया आपको, दायां फेफड़ा 3 लोब्स व बायां फेफड़ा 2 लोब्स में बटा होता है। वजन दाएं फेफड़े का दोस्तों 620 ग्राम, बायां फेफड़ा 560 ग्राम, बायां फेफड़ा 560 ग्राम का होता है। देखिए दोस्तों, सॉरी जो ऊपर दिखाई नहीं दिया होगा, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ब्रांचियोलिस, ये ब्रांची के विभाजन से बनते हैं। ब्रांचियोलिस ब्रांची के विभाजन से बनते हैं, जो कई शाखाओं में बढ़ती है। और एल्वियोलाई, यानी लगभग, एल्वियोलाई की संख्या कितनी होती है? लगभग 70 लाख तक हवा ऑक्सीजन पहुंचाती है। एल्वियोलाई जो लगभग 70 लाख होती हैं, उनके पास तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। कौन? ब्रांचियोलिस पहुंचाती हैं। वह CO2 को वापस ग्रहण करती हैं। एल्वियोलाई, श्वसन तंत्र की अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है दोस्तों? एल्वियोलाई। सबसे छोटी एयर सैक्स थैली, जो फेफड़ों व रक्त के बीच O2 व CO2 का एक्सचेंज करती हैं। यह
श्वसन इकाई जो अंगूर के गुच्छानुमा होती है। ये श्वसन इकाई जो अंगूर के गुच्छानुमा होती है, श्वसन इकाई दोस्तों क्या होती है हमारी? एल्वियोलाई। श्वसन इकाई क्या होती है हमारी दोस्तों? एल्वियोलाई। आगे देखिए दोस्तों, एक मिनट। आज हम पूरा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप किसी भी एग्जाम में अगर आप ये टर्मिनोलॉजी नहीं डालते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र लगभग अधूरा माना जाता है। कंप्लीमेंट्री ईयर, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आगे भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। कंप्लीमेंट्री ईयर क्या है दोस्तों? पूरी ताकत से ली व आराम से छोड़ी। पूरी ताकत से अगर हम श्वसन इनटेक करेंगे तो लगभग 3200 ml श्वसन को इनटेक कर लेंगे। सप्लीमेंट्री ईयर क्या होती है? आराम से ली व पूरी ताकत से छोड़ी, तो उस समय हम सिर्फ 1200 ml ही छोड़ पाते हैं, 1200 ml ही छोड़ पाते हैं दोस्तों, उसे सप्लीमेंट्री ईयर कहा जाता है। आगे हमारा टर्मिनोलॉजी है इंस्पायरेशन कैपेसिटी। एक सामान्य सांस बाहर छोड़ने के बाद आप अधिकतम कितनी हवा फेफड़ों के अंदर खींच सकते हैं? अधिकतम कितनी हवा फेफड़ों के अंदर खींच सकते हैं, इसे इंस्पायरेशन कैपेसिटी कहते हैं। इसको फॉर्मूला है दोस्तों, आई इंस्पायरेशन कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस IRV। ठीक है दोस्तों। TLC टोटल लंग कैपेसिटी बराबर कुल हवा जो अधिकतम प्रयासों के साथ सांस लेने के बाद और अधिक ले सकते हैं। कुल हवा जो अधिकतम यानी पूरी ताकत से लेने के साथ, ठीक है, सांस लेने के बाद और अधिक कितनी खींच सकते हो आप? ठीक है, ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है, यानी हमारे फेफड़े इससे ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकते। टोटल लंग कैपेसिटी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी होती है? लगभग 4800 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1200 ml, जो कुल मिलाकर 5 से 6 लीटर यानी 5000 से 6000 ml होती है। रेजिडुअल कैपेसिटी हवा की वह मात्रा जो पूरी ताकत से सांस बाहर निकालने के बाद, देखिए समझिए दोस्तों फिर से, रेजिडुअल कैपेसिटी हवा की वह मात्रा जो पूरी ताकत से सांस बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है, जिससे फेफड़े चिपके नहीं, मतलब फेफड़ों में पूरी तरह से, यानी मतलब फेफड़े जो हैं पूरी तरह से खाली नहीं होते। पूरी तरह से खाली हो जाएंगे तो हमारे फेफड़े आपस में चिपक जाएंगे, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। मात्रा रेजिडुअल कैपेसिटी की मात्रा हमारी होती है 1100 ml से 1200 ml, जो हमारे फेफड़ों में अंदर रह जाती है। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइडल वॉल्यूम। सामान्य रूप से श्वसन लेना और छोड़ना लगभग 500 ml एक वयस्क में ये मात्रा होती है दोस्तों। ये एक एथलीट की ज़्यादा भी हो सकती है, जो एथलीट है उसकी 600 से 700 ml भी हो सकती है। अब दोस्तों ब्रीथ रेट क्या होती है? वह श्वास जो हम सामान्य मात्रा में 1 मिनट में लेते और छोड़ते हैं, वही ब्रीथ रेट कहलाती है। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? व्यायाम के समय कम ज़्यादा हो सकती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। सामान्य हमारी 12 से 20 तक होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम 14 बार सांस लेते हैं और
500 ml ग्रहण करें तो लगभग 7000 ml जो लगभग 7 लीटर के बराबर हो जाएगी। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है? इसे मिनट वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यह 1 मिनट में अंदर व बाहर आने जाने वाली हवा की कुल मात्रा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है दोस्तों, इसे मिनट वेंटिलेशन भी कहा जाता है। यह 1 मिनट में अंदर बाहर जाने वाली हवा की कुल मात्रा है। पल्मोनरी वेंटिलेशन बराबर टाइडल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई ब्रीथ रेट। टाइडल वॉल्यूम तो आपको पता ही होगा दोस्तों, 500 ml। ब्रीथ रेट अगर हम 14 माने तो 14 पंजे 70 सॉरी दोस्तों, 14 पंजे 70 लगभग 7000 ml या 7 लीटर के बराबर, जो बढ़कर 8000 या 8 लीटर तक हो सकती है। VO2 मैक्स क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। यह वह अधिकतम मात्रा है जो आपका शरीर कड़ी मेहनत एक्सरसाइज करते समय 1 मिनट में उपयोग कर सकता है। VO2 मैक्स क्या है दोस्तों? जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय आपका शरीर 1 मिनट में कितनी ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, उसे हम VO2 मैक्स कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन। अधिकतम हार्ट रेट जानने का फॉर्मूला है 220 - H। मान लीजिए आप दोस्तों 220, आप 30 वर्ष के हैं तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 190। ठीक है, 190 कितनी हो जाएगी? हार्ट रेट हमारी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हार्ट रेट। इपॉक ऑक्सीजन डेप्थ इसका आविष्कार AB हिल ने 1922 में किया। AB हिल ने 1922 में किया दोस्तों। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। जब इसका अर्थ होता है दोस्तों, जब आप अचानक तेज गति से व्यायाम करते हैं, यानी जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन फेफड़े उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाते। ऐसे में शरीर बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाता है। यह शरीर बाकी कोशिकाओं से उधार लेता है, बाकी अंगों से उधार लेता है, जो आप एक्सरसाइज खत्म होने के बाद तेज सांस लेकर पूर्ति करते हैं। इसे ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। सेकंड वाइंड क्या है? दौड़ या कोई लंबी एक्सरसाइज के दौरान जब शुरुआत में बहुत थकान, उल्टी, जी मचलाना, श्वास फूलना आदि क्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर प्रयास जारी रखा जाए तो शरीर में ऊर्जा की एक लहर महसूस होती है, जिसे हम सेकंड वाइंड कहते हैं। यानी हमारा जो लैक्टिक एसिड बना, ठीक है दोस्तों, वो धीरे धीरे पुनः ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिलने से ग्लूकोज में परिवर्तित होने लगता है। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा भाग हमने बड़े डिटेल से समझ लिया दोस्तों। इसके बाद, इतना पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता उम्मीद करते हैं नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।